नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। कंक्रीट डालने से ठीक पहले का वक्त। सच कहूं तो किसी भी साइट सुपरवाइजर के लिए ये एक सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। ये विश्लेषण एकदम वर्ल्ड क्लास और प्रैक्टिकल चेकलिस्ट होने वाला है। कंक्रीट आने से पहले पूरी साइट को मैथमेटिकली और स्ट्रक्चरली वेरीफाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार कंक्रीट डल गया ना, तो अंदर की सारी गलतियां हमेशा के लिए छिप जाती हैं। तो इस मास्टर ब्लूप्रिंट को हम 6 हिस्सों में वेरीफाई करेंगे। शुरुआत मैथमेटिकल फाउंडेशन से, फिर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, रेनफोर्समेंट मैकेनिक्स, बीम की मजबूती, उसके बाद क्लियर कवर के आयाम और आखिर में फाइनल साइट अलाइनमेंट। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मैथमेटिकल फाउंडेशंस यानी लैप लेंथ की कैलकुलेशन। 50D का ये फॉर्मूला साइट पर किसी गोल्डन रूल से कम नहीं है। होता क्या है कि जब एक सरिये की लंबाई खत्म हो जाती है तो उसे दूसरे सरिये से जोड़ना पड़ता है। इस ओवरलैप को ही लैप लेंथ कहते हैं। यह फॉर्मूला सुनिश्चित करता है कि लोड एक सरिये से दूसरे में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो सके। यहां D का सीधा सा मतलब है सरिये का डायमीटर। चलिए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए साइट पर 12 मिलीमीटर का सरिया इस्तेमाल हो रहा है। अब 50D के नियम के हिसाब से 12 को 50 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 600 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि एक साइट सुपरवाइजर को यह सख्ती से जांचना होगा कि उन 12 mm के सरियों के बीच कम से कम 600 मिलीमीटर का ओवरलैप जरूर हो। 1 इंच की कमी भी पूरे स्ट्रक्चर की ताकत को खतरे में डाल सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, खास तौर पर 1 वे और 2 वे स्लैब के बीच का फर्क। इन दोनों के बीच का फर्क एक बहुत ही सिंपल गणित से तय होता है, Ly और Lx का अनुपात। अगर स्लैब की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 या उससे ज्यादा है तो वो 1 वे स्लैब है। ये ज्यादातर आयताकार होते हैं और इनमें बेंट अप बार्स सिर्फ 2 दिशाओं में दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये अनुपात 2 से कम है तो वो 2 वे स्लैब है। ये लगभग वर्गाकार होते हैं। इनमें लोड चारों तरफ बढ़ता है, इसलिए बेंट अप बार्स चारों दिशाओं में ऑल्टरनेटिव तरीके से दिए जाते हैं। सरियों को बिछाने की भी एक सख्त हायरार्की होती है। मेन स्टील हमेशा नीचे रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील उसके ऊपर। और एक दिलचस्प बात बताऊं, सरियों पर जो धारियां या रिब्स बनी होती है ना, वे कोई डिजाइन नहीं है। उनका असली काम है कंक्रीट के साथ एक चट्टानी पकड़ यानी एक बेहद मजबूत बॉन्ड बनाना। तीसरे हिस्से पर चलते हैं, रीइंफोर्समेंट मैकेनिक्स और बेंट अप बार्स का असली काम। एक अदृश्य फोर्स होती है जिसे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। सपोर्ट्स या बीम के पास स्लैब पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है जो स्लैब को चटका सकता है। इस फोर्स को काउंटर करने का इंजीनियरिंग समाधान है ऑल्टरनेट बेंट अप बार्स, जिन्हें क्रैंक बार्स भी कहते हैं। इन्हें स्पैन के ठीक L/4 हिस्से पर ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये काफी कमाल की तकनीक है। चौथा हिस्सा है बीम की इंटेग्रिटी। यहाँ हुक्स, एंकर्स और सरियों के डायमीटर की चेकिंग होती है। बीम बनाते वक्त कुछ ज्योमेट्रिक नियमों पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं हो सकता, जैसे स्टिरअप्स यानी रिंग्स के हुक का एंगल स्ट्रिक्टली 135 डिग्री होना ही चाहिए। हुक की लंबाई कम से कम 75 मिलीमीटर होनी चाहिए और सबसे जरूरी, बीम के सिरों पर L रॉड्स यानी डेवलपमेंट लेंथ का होना अनिवार्य है, क्योंकि यही बीम को कॉलम के साथ मजबूती से एंकर करते हैं। यहां फिजिक्स का एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक स्टैंडर्ड बीम में खिंचाव नीचे होता है, इसलिए बॉटम बार्स का डायमीटर टॉप बार से ज्यादा रखा जाता है। लेकिन कैंटिलीवर बीम जैसे कोई बालकनी में ये नियम पूरी तरह पलट जाता है। कैंटिलीवर में खिंचाव ऊपर की तरफ होता है, इसलिए वहां टॉप बार्स हमेशा बॉटम बार से मोटे यानी ज्यादा डायमीटर के होने चाहिए। एक गलती जो अक्सर साइट पर देखने को मिलती है वो है स्टिरअप्स की स्पेसिंग। स्टिरअप्स की दूरी पूरे बीम में एक बराबर नहीं होनी चाहिए। कॉलम सपोर्ट्स के पास शियर फोर्स बहुत इंटेंस होता है, तो वहां स्टिरअप्स बिल्कुल पास पास बंधे होने चाहिए। बीच के स्पैन में स्पेसिंग थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। और हाँ, सारे स्टिरअप्स एकदम सीधी लाइन में अलाइंड होने चाहिए। पांचवा हिस्सा, क्लियर कवर के आयाम। यह स्टील के कंकाल को बचाने के लिए होता है। कवर ब्लॉक्स कंक्रीट या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें सरियों और शटरिंग के बीच फंसाया जाता है। इनका काम बिल्कुल सिंपल पर बेहद क्रिटिकल है, स्टील को बाहरी हवा और नमी से बचाना।
अगर ये कवर ना हो तो स्टील शटरिंग से टच हो जाएगा और कंक्रीट डलने के बाद उसमें आसानी से जंग लग जाएगा। क्लियर कवर के मिनिमम आंकड़े कुछ इस तरह हैं। स्लैब के लिए 20 मिलीमीटर, बीम के लिए 25 मिलीमीटर, कॉलम के लिए 40 मिलीमीटर और फुटिंग के लिए सबसे ज्यादा यानी 50 मिलीमीटर। इन नंबर्स पर कड़ाई से अमल करना ही एक टेम्पररी ढांचे को एक स्थायी और मजबूत इमारत में बदलता है। और आखिर में छठा हिस्सा, फाइनल साइट अलाइनमेंट, कंक्रीट डलने से ठीक पहले का आखिरी चेक। इन फिजिकल चेक्स में कोई लापरवाही नहीं चल सकती। पहला, शटरिंग प्लेट्स के बीच के गैप्स सील होने चाहिए ताकि सीमेंट की स्लरी लीक ना हो। प्लेट्स पर शटरिंग ऑयल लगाना जरूरी है, पर बहुत ही सीमित मात्रा में, वरना कंक्रीट की बॉन्डिंग खराब हो जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रिकल पाइप्स की अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कंक्रीट सेट होने के बाद उन्हें ठीक करने के लिए तोड़फोड़ करना बहुत नुकसानदायक होता है। और तीसरा, सुनिश्चित करें कि सारे बीम और स्टिरअप्स एकदम सीधी लाइन में बंधी हों। तो दोस्तों, आखिर में सोचिए, जब ये सारा कंक्रीट सेट हो जाएगा और शटरिंग हटेगी, तो वो अपने पीछे क्या छिपाएगा? एक मास्टरफुली इंजीनियर की गई स्लैब, या फिर ऐसी स्ट्रक्चरल कमजोरियां जो आगे चलकर भयानक रूप ले सकती हैं? यही वजह है कि एक साइट सुपरवाइजर की बारीक नजर का होना इतना जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और इन बारीकियों को हमेशा याद रखिए।